इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होता है सर, एक हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट होती है, उससे हम रेंट रिसीव कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सर इसके अंदर किस तरीके से काम होता है, पहले इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट लिखिएगा जी, फॉर्मेट लिखिएगा आप लोगों के साथ। मान लो हमने कोई रेंट रिसीव किया है, तो मैं उसको बोलता हूं सर अभी थोड़ी देर के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, सिर्फ अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, रिसीव और रिसीवेबल। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है जो आपने रिसिप्ट ली है उसमें से एक्सपेंडिचर लेस करेंगे तो इनकम आ जाएगी। आपने मुझे फी दी, मैंने यहाँ हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंडिचर कम कर दी तो इनकम आएगी। ठीक इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी से जो लेट आउट अमाउंट आया है, लेट आउट करने की वजह से जो रेंट रिसीव हुआ है उसमें से हमें कुछ खर्चे माइनस करने हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये क्या है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ओके सर। नंबर 2, इसमें से हम माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस जो हम म्युनिसिपैलिटी को हाउस टैक्स वगैरह पे करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते हैं इसमें से, क्योंकि ये एज एन एक्सपेंडिचर होता है और ये सब लिखे जाएंगे पेड बाय ओनर फॉर एनी ईयर। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में टेनेंट ने कुछ पे कर दिया है म्युनिसिपल टैक्सेस के नाम से, तो हम उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। पेड बाय ओनर वाले जो म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे वो ही केवल ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि रेंट में से माइनस होगा। तो हमारे पास में अमाउंट आ जाता है, उसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। अब गवर्नमेंट को मालूम है कि सर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई व्हाइट वॉश वगैरह पे खर्चा करते हैं, कोई रिपेयर रिन्यूअल पे खर्चा करते हैं। अब ये खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर आपके रेंट के नेट एनुअल वैल्यू के 30% से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हमें उस चीज को इग्नोर करना है और हमें क्या करना है सर, सिर्फ 30% ही हमने माइनस करना है। तो यहां से मैं क्या माइनस करूंगा, यहां से मैं क्या माइनस करूंगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं इसको। पहले लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ए पार्ट है इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। क्यों दिया जा रहा है ये सर, व्हाइट वॉश रिपेयर रिन्यूअल उन खर्चों के लिए हमने इसको माइनस कर दिया आपकी इनकम में से। ठीक है, यानी कि आप करें ना करें, क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, आपको 30% माइनस करना ही करना। ठीक है, यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर अगर दिए हुए हैं कोई रिपेयर रिन्यूअल और वो 30% से ज्यादा है या कम है, उनको इग्नोर करना। ये 30% भी डिडक्ट करना है। किसके लिए होता है, रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश अकड़म धकड़म जो भी आप खर्चे करते हैं घर में साल के दौरान। ठीक है, इसको भी आपने लेट आउट कर रखा। ठीक, और इससे बी पार्ट और है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो सर, आपने क्या किया, आपने आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, तो आप रेंट कैसे अर्न करते? आपने क्या किया सर, बैंक में गए, बैंक से लोन ले लिया, 2 करोड़ रुपए का लोन लेकर के आपने प्रॉपर्टी बनाई, उसको रेंट पे दे दिया। अब बैंक का तो मीटर चालू है, बैंक क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट ले रहा है आपसे।
लोड तो जैसे आया था वैसे जाएगा, ना वो इनकम है ना एक्सपेंस है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी एक खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई लोन है तो यहां लिख लेना इफ एन, तो ये भी डिडक्ट हो जाएगा। ये सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारे पास में प्रॉपर इसका पूरा फॉर्मेट। ओके, अच्छा। अब सर मैंने अभी आपको बताया अब क्या कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब है रेंट। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब रेंट है। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को जरा हम डिफाइन करते हैं। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? हटा दो इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें? सर दो चीजें होती है हमारे पास में, एक एक्सपेक्टेड रेंट और एक एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से जो भी हायर होता है वो जीएवी होता है। अब सर आप कहेंगे कि एक्चुअल रेंट, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्सपेक्टेड रेंट, सर एक्सपेक्टेशन तो अनलिमिटेड होती है, तो एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल में से एक्सपेक्टेशन ही हमेशा हायर होती है। तो अगर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 1 करोड़ रेंट आए, 1 करोड़ में से थोड़े से एक्सपेंडिचर डिडक्ट कर दूंगा तो मेरी बहुत सारी इनकम आ जाएगी और उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेड रेंट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं निकाला जाता। ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाता है आओ सीख लेते हैं। हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाता है? तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है जी, तीन चीजें। अब ये तीन चीजें क्या है? सबसे पहले है सर हमारे पास में म्युनिसिपल वैल्यूएशन। हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मतलब क्या है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मतलब है सर एक ऐसी वैल्यू जिसको कि म्युनिसिपैलिटी ने डिफाइन किया। एक ऐसी वैल्यू जिसको कि म्युनिसिपैलिटी ने डिफाइन किया। आप लिखिए इसके बारे में, मैं लिखवाता हूं आप। लिखिएगा, हम एक्सपेक्टेड रेंट पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर क्या है सर? पहला म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इसके बारे में लिखवा रहा हूं। लिखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन is the value of house property. Municipal valuation is
value of house property which can be expected by owner from his tenant, यानी कि मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा था कि भाई बताओ क्या एक्सपेक्ट करूं, तो मैं म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में चला गया। मैंने कहा सर बताओ मेरे को कि क्या किराया मांगू अपने किराएदार से। तो म्यूनिसिपैलिटी ने कहा इस एरिया के हिसाब से आपको इतना चार्ज कर सकते हैं, उन्होंने बताया फेयर रेंटल वैल्यू। अभी भी ना मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैंने कहा हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी की वैल्यूएशन गलत हो। तो मैंने अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा हाँ साहब एक बात बताओ, आपके एरिया में आपके साथ में आपके जैसे ही हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं, आप अपने किराएदार से कितना पैसा वसूल कर रहे हैं, मुझे बताइए, मैं भी हूं। लेकिन याद रखना उस पर्सन का मकान भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए और सेम लोकेलिटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो रहता हूं सर सिटी में और साउथ दिल्ली में फोन मिला, हाँ सर कितना रेंट लेंगे, लोकेलिटी अलग अलग है, हो सकता है एरिया भी उनके और मेरी बिल्डिंग का अलग हो। तो सर ये नेबरहुड है, नेबरहुड के अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें है सेम एरिया की सेम लोकेलिटी की। तो लिखिएगा इसके बारे में, फेयर रेंटल वैल्यू is the expected rent defined by building in neighborhood. नेक्स्ट है सर स्टैंडर्ड रेट। अब ये स्टैंडर्ड रेट क्या है ये भी सुनो। स्टैंडर्ड रेट है सर हमारे पास में, हमारे देश में ना रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये हर जगह नहीं लगा हुआ जैसे ओल्ड दिल्ली साइड में। तो रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है, इससे ज्यादा टैक्स और इससे ज्यादा रेंट ले नहीं सकते। तो उसे कौन डिफाइन करता है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट, लिखिएगा स्टैंडर्ड रेंट इज द एक्सपेक्टेड रेंट so defined under rent control act, under rent control act। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं, हम कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू जो भी इनमें से बड़ा होगा हायर, but subject to standard rent, इन दोनों का लोअर, उन दोनों का हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का हायर और फिर उन दोनों का लोअर। जो भी आएगा वो क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर एक्सपेक्टेड रेंट किससे लड़ेगा, फाइनेंस में एक्चुअल रेंट से, और जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा वो जीएवी बन जाएगा हमारे। So that means actual rent can be greater than standard rent। बिल्कुल, मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने, सब लिख लिया, ठीक है। मैं इसको हटा
वैल्यूएशन में टेनिंग रेट मतलब वो कितना वैल्यू करता है उसमें। मैं अभी उसका उसके ऊपर गया, मेरी बात सुनिए इधर। सर मेरे हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यूएशन इधर ही लिखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन था, फेयर रेंटल वैल्यू था, स्टैंडर्ड रेंट था, एक्चुअल रेंट था। आओ सर देखिए, मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन था 5 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू था 7 लाख, स्टैंडर्ड रेंट था 3,50,000 और एक्चुअल रेंट था 8 लाख। तो मेरा जीएबी कैसे निकल करके आएगा? 5 लाख और 7 लाख, whichever is higher. 7 lakh, 7 lakh, 7 lakh or 3,50,000, whichever is lower. 3,50,000. So 3,50,000 is my expected rent. Now expected rent or actual rent, whichever is higher, that is 8 lakh. So 8 lakh is my GAV. अब सोच करके देखो, दिवाकर साहब आप तो झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्या झूठ बोल रहे हो? आपने बोला कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट ले नहीं सकते, तो एक्चुअल रेंट उसने 8 लाख रुपए कैसे ले लिया? देखो सर, आप सोच करके बताओ मेरे को, हम जीएवी निकाल रहे हैं टैक्स कंप्यूट करने के लिए, देने वाले ने दे दिया और देने के बाद ही तो लेने वाला डिस्क्लोज कर रहा है। देने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा देने वाले ने दे भी दिया और लेने वाले ने ले भी दिया। तो सर इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या दिक्कत होगी अपना टैक्स लेने में? क्योंकि जो जीएवी आएगा उसी के ऊपर तो आगे एक्सपेंसेस माइनस करके उसकी नेट इनकम निकलेगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम ये कहते हैं नहीं ले सकते, वो बात सही है कि स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर ले लिया है तो हमें भी टैक्स पे कर दो उसके ऊपर। अगर क्वेश्चन में डिफाइन किया है कि एक्चुअल रेंट इज मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, देन हम क्या कहेंगे? जीएवी इज एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। एक्सपेक्टेड इन तीनों से पता लगता है, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर इज जीएवी। अच्छा, एक और पूछते, 7 लाख था मेरा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू था लेट्स से 5 लाख रुपीस, स्टैंडर्ड रेंट था ही नहीं, मतलब वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं एप्लीकेबल। मैं नहीं रहता ओल्ड दिल्ली, मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं, तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसको नील की जगह पे ना मैं यहां पे लिखता हूं नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअल रेंट है सर 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अब आप ऐसे नहीं करेंगे हायर और फिर उनका लोअर, ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब है ये गेम खेल नहीं रहा, समझिए? इसका मतलब नील नहीं है, कहीं एक्सपेक्टेड रेंट नील कर दो, ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब नील नहीं होता। हम क्या कहते हैं? 5 लाख और 7 लाख, व्हिचएवर इज हायर, 7 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट है 7 लाख। अब एक्सपेक्टेड रेंट ये हमारे पिक्चर में इन दोनों से ये है ये पिक्चर में, तो 5 लाख और 7 लाख व्हिचएवर इज हायर दैट इज 7 लाख, 7 लाख और 4 लाख व्हिचएवर इज हायर 7 लाख। तो 7 लाख हमारे पास में ग्रॉस एनुअल वैल्यू नोट कर। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन लिखना कॉपी। Mr. X let out his house property. Mr. X let out his house property on monthly rent of rupees. On monthly rent of rupees 50,000. On monthly rent of rupees 50,000. आगे लिखिएगा। Municipal valuation of his house property was
3,60,000. Fair rental value was 3,60,000 municipal valuation. Fair rental value rupees 4 lakh. During the year, municipal taxes were rupees 12,000, which is paid by owner and tenant in the ratio of 3:2, respectively. Mr. X paid following expenditures: repair and renewal, rupees 10,000, whitewash, rupees 5,000, interest on borrowed capital, rupees 12,000, to construct the house property. ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने? बताइए सर, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना था? 3,60,000. फेयर रेंटल वैल्यू कितना था? 4 लाख. स्टैंडर्ड रेंट पिक्चर में ही नहीं था, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 4 लाख. एक्चुअल रेंट कितना है? 50,000 per month into 12 months, 6 lakhs. So whichever is higher is my GAV. So GAV is 6 lakh rupees. 6 लाख रुपए का GAV. ठीक है. अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए गए थे? म्युनिसिपल टैक्सेस 12,000 थे, लेकिन इसे पूरा नहीं पे किया मिस्टर एक्स ने 3:2 की रेशियो में, तो 3/5 कितना हो गया? 1,000 नहीं हो सकता, 7,200. नेट एनुअल वैल्यू हमारे पास डिडक्ट करने के बाद कितनी आ गई? 5,92,800. अब हमारे को क्वेश्चन के अंदर रिपेयर एनुअल दिए हुए, इग्नोर करना है. और क्या दिया हुआ? व्हाइट वॉश दिया हुआ, उसको भी इग्नोर करना है, क्योंकि उसके लिए 30% के ये अमाउंट दिए ही जाते हैं. 5,92,800. ये कितने हुए? 1,77,840. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 12,000. और ये आ जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड, 4 लाख जो भी 4 लाख. कितनी बताइए आपको? 4,02,950.
नोट कीजिए एज इट इज। देखिएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास में क्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ वैकेंसी। ध्यान से सुनिएगा, पहले अभी नोट मत कीजिएगा। मैंने 1/4/2020 को अपने पास में एक टेनेंट रखा, हालांकि 2021 चल रहा है, 2020 की मैं बात कर, मैंने टेनेंट रखा, ये मुझे मंथली रेंट देता था लेट्स से 50,000 रुपीज। अब 1 अक्टूबर 2020 को ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी खाली करके चला गया, लेट्स से उसकी कोई ट्रांसफर वगैरह हो गई, चला गया वो यहाँ से दिल्ली छोड़ के, और इसके बाद ये हाउस प्रॉपर्टी वेकेट थी। अब 1 जनवरी 2021 को मेरे पास में एक नया टेनेंट आया जो कि मुझे 70,000 पर मंथ रेंट देता है। ठीक सर, अब इस केस में मैं कैसे निकालूंगा अपनी जीएडी? लेट्स से मेरे पास में मेरी म्युनिसिपल वैल्यूएशन थी 5 लाख रुपए, फेयर रेंटल वैल्यू थी 3 लाख रुपए और स्टैंडर्ड रेंट था ही। तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 5 लाख। अब मुझे पहले तो देखना पड़ेगा सर कि मेरा रेंट कितना है। ये तो एक पॉइंट हो गया ना, एक्सपेक्टेड रेंट निकल आया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, हम क्या कहते हैं सर? हम ये कहते हैं हमारे पास, क्योंकि मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन में हम ऐसा कर लेंगे, अभी मैं इसको 50,000 ही कर दूं। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास में हमें एक्चुअल रेंट निकालना है। हम क्या कहेंगे? रेंट फॉर द ईयर। मेरा रेंट फॉर द ईयर निकाला 50,000 इंटू यानी कि 6 लाख, है ना? 50,000 मतलब मैंने मांगा क्या था कि 50,000 12 महीने तक मिले, लेकिन मुझे नहीं मिले थे। कितने नहीं मिले थे मेरे को लॉस हो गया था ड्यू टू वैकेंसी। कितना? 1/10 से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने होते? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। तो 3 महीने तक 50,000 रुपए मुझे नहीं मिले थे। 1,50,000 कितना हो गया? 4,50,000। 4,50,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट में से भी ना मैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करता हूं। कितने महीने का था? 3 महीने का था सर, 1.5 लाख रुपए माइनस। कितना हो गया? 3,50,000। ठीक, whichever is higher is GL। तो इस केस में 4,50,000 is GL। यानी कि आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, उसके अंदर से लॉस ड्यू टू वैकेंसी निकाल देना है। इसको हम प्यार से नाम दे सकते हैं रीजनेबल रेंट। ठीक है,
रीजनेबल रेंट इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जब हमारी वैकेंसी थी तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे ना कि हमें रेंट आए, तो हमने उसको माइनस कर दिया। और यहाँ पे रेंट फॉर द ईयर, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हमारे को कितने महीने का रेंट आया, 9 महीने का है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे 4,50,000। फिर दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि इफ देयर इज अ केस ऑफ वैकेंसी, you have to deduct loss due to vacancy from expected rent, and then you have to compare with the rent you received during the year. Whichever is higher shall be GA। और आगे तो आप लोगों को पता ही है, इसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट केस देखिएगा बच्चों, इधर देखिए, दोनों सिमिलर लगने लग जाते हैं लेकिन सिमिलर है नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो क्या बोला गया, बोला ये गया GAV in case of self-occupied for the part of the year, यानी कि we have the case of self-occupied house property for full year, but in this case we will discuss part of the year। कि क्या हो GAV कैसे निकले, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकले, तब जब एक हाउस प्रॉपर्टी को पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा गया हो। यानी कि मैंने आपको मकान किराए पे दिया तो था, लेकिन कुछ महीने के लिए मैंने भी उसको ऑक्यूपाइड किया। तो देखिएगा 1/4/2020 को मैंने एक टेनेंट रखा, 1/10/2020 को वो छोड़ करके चला गया, और इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रही, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। दिख रहा है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने ऑक्यूपाई कर लिया इसको खुद ही, और उसके बाद में फिर नया टेनेंट आ गया। हो सकता है कि भाई मेरे घर में कोई फंक्शन रहा हो, तो मैंने टेनेंट से हाउस प्रॉपर्टी को वापस ले लिया और खुद ऑक्यूपेंसी कर ली उसकी, मेरे मेहमान वहां रह रहे थे, और बाद में फिर से जैसे फंक्शन खत्म हुआ 3 महीने बाद मैंने इसको वापस से किराए पे दे दिया। अब सर मेरे को आपसे ये पूछना है कि क्या इस केस में कोई लॉस हुआ था, लॉस ऑफ रेंट हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ सर। यहाँ पे हम इसको लॉस ऑफ रेंट नहीं मानते, क्योंकि लॉस ऑफ रेंट तब मानते हैं जब मकान खाली पड़ा हुआ हो। मकान खाली नहीं था, मकान में तो मैं खुद रह रहा था। अगर खुद रह रहा हूं इसका मतलब ये कि मैंने, अगर मेरे को फंक्शन के लिए जरूरत होता, मेरे को कहीं और जाके रेंट पे करना होता, तो मैंने वो रेंट खुद को दे दिया ना एक तरीके से, तो मैंने अपना रेंट बचा लिया। तो हम क्या कहते हैं सर, इसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड को लॉस नहीं कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यूएशन 5 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 3 लाख, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है 5 लाख, व्हिच एवरेज था, और मेरा रेंट फॉर द ईयर क्या है 50,000 into 12, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। तो चाहे तुम ये कह लो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने खुद ही को रेंट पे कर दिया क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं क्या अपने घर में खुद भी नहीं रह सकता? नहीं, आप रह सकते हैं। 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, मोर देन 2 जो होंगी उनको हम लेट आउट मान लेते हैं, वो पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में। मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी लेट सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसके केस को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम पार्ट ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं सर, हम ये कहते हैं whichever is higher is my GAV 1 and 2। तो मेरी GAV कितनी आ जाएगी 6 लाख रुपीस इस केस में। तो बेटा याद रखना, नॉर्मल केस हो तो हम क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट whichever is higher, और नॉर्मल केस के अंदर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू whichever is higher सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा, if it is the case of vacancy we have to deduct loss due to vacancy from expected, और वहां से भी घटा करके दोनों को कंपेयर करना होगा, क्योंकि लॉस दोनों में से ही डिडक्ट होगा। And if it is the case of self-occupied house property for the part of year,
हम इसको लॉस नहीं मानते, जब लॉस नहीं मानते तो डिडक्ट क्यों करेंगे? फिर नॉर्मल रूल चलेगा अपना, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हाई। तो जो रेंट फॉर द ईयर था ना, यही एक्चुअल रेंट बन गया, ये मान करके इन 3 महीनों के अंदर मैंने खुद को रेंट पे किया होगा। हाँ जी सर, हम तो चाहते हैं कि वैल्यू कम से कम रहे ताकि कम से कम टैक्स, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। बट फिर अगर हम ऐसे दिखाएं तो हम तो रेंट बढ़ा ही रहे हैं, जैसे कि मैं सेल्फ ओन करता हूं, मैं कहूं कि रेंट नहीं है, कुछ नहीं, मैं बस रह रहा हूं, तो अब मैं कहूं कि रेंट के लिए सिर्फ 10 महीने के लिए थी, वो आप प्रॉपर्टी, वो आप 2 प्रॉपर्टी रख सकते हैं ऐसे अपने पास, वही मैंने कहा आने वाली क्लासेस में सीखेंगे उस चीज को। ऐसा आप कर सकते हैं कि आप अगर रेंट बचाना चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन अगर आपके पास में 10 हाउस प्रॉपर्टी है ना, तो ऐसी 10 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा, चाहे सच में आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा हो। रिमेनिंग सारी प्रॉपर्टीज को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। डीम्ड टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट होगा, और उसमें एक्चुअल रेंट तो कुछ होगा नहीं, एक्सपेक्टेड के बेस पे ही हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। ऐसा आएगा। टैक्स की ड्यूटी बहुत जबरदस्त है, जो आप सोच सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा लिखा जा चुका है, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको नोट कीजिएगा।